क्या भविष्य को जाना जा सकता है? क्या ग्रहों की स्थिति और चाल हमारे सितारे बदल सकती है? क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो हमारी किस्मत तक बदल सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिशा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और हमारे साथ मौजूद हैं आज इस वक्त जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक दुबे जी। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये जो ज्योतिष चर्चा है, खास करके हमारे उन दर्शकों के लिए है जो कि ज्योतिष को मानने से पहले जानना चाहते हैं। तो आइए आप ही के सवालों के साथ आज की इस ज्योतिष चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना चैनल है और आज आपके चैनल के थ्रू मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हूँ। तो आज की इस ज्योतिष चर्चा को शुरू करते हैं। जी, मेरी भी बहुत इच्छा थी क्योंकि मैं तो पिछले 10 सालों से मेरा चैनल चल रहा है जी। और राशिफल और तब बाकी चीज़ों पे करीब करीब 1500 के आसपास वीडियोज हैं और लगभग 51 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है आज के डेट में। अप्रॉक्स 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को कुछ नई चीज़ें नहीं दे पा रहा था। जी। घूम फिर करके वही राशिफल, वही शुक्र का गोचर, शनि का गोचर। तो मेरे अंदर एक इच्छा थी कि कोई ऐसे लोग जुड़े हैं साथ में जो मेरे से बेसिक प्रश्न पूछ सकें, सामान्य प्रश्न पूछ सकें, क्योंकि ज्योतिष में भ्रम और भ्रांति इतनी ज्यादा है। बिल्कुल। और इन्हीं सवालों को लेकर हम दर्शकों के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं सर, क्योंकि होता क्या है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि हम इतना कुछ सुनते हैं, इतना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से सर सबसे पहला सवाल आज मैं करना चाहूँगी कि ज्योतिष आखिरकार है क्या? क्या इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कितना पड़ सकता है? जी, देखिए, ज्योतिष जो है वो अगर एक बृहद रूप में देखा जाए जी। तो वो एक आधुनिक भाषा में कहूँ तो लैब टेस्ट की तरह है, लैब की तरह है, जहाँ पैथोलॉजी, जहाँ पे आप अपना ब्लड देते हैं और टेस्ट कराते हैं कि भाई कौन सी चीज कम है और कौन सी चीज अधिक है। ज्योतिष जो है वो, ज्योतिष का सीधा हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं है। अब आप कोई कहे कि भाई पैथोलॉजी का आपके जीवन पर प्रभाव है, नहीं, पैथोलॉजी का प्रभाव नहीं है, लेकिन जीवन की समस्याओं को आप टेस्ट के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्योतिष एक, मेरे दृष्टिकोण से एक कर्म पथ बताता है, एक टार्च बियरर की तरह है। तो जीवन पर आपके सीधे प्रकाश नहीं, सीधे प्रभावित तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपने जीवन में अपनी सफलताओं को प्राप्त करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, जीवन में जब हम भ्रमित होते हैं, जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती कि क्यों घटित हो रही, क्या कारण है, कहां पर दिक्कत आ रही है, वहां पर ज्योतिष बहुत मदद करता है। ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा जो माध्यम है जो भविष्य की चीजों को बहुत हद तक, 100% तो देखिए कुछ भी नहीं है जीवन में, भगवान ईश्वर के अलावा 100% हम अगर कोई दावा करें तो गलत बात होती है कि 100%, लेकिन इकलौता ऐसा माध्यम है जिससे हम भविष्य की संभावनाओं को जान सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या घटित हो सकता है, क्या हमारे जीवन में कमियां हैं, कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस पर ज्योतिष बहुत बेहतर प्रकाश डालता है। तो सर, जो लोग इसको नहीं मानते हैं, क्या उनके जीवन पर भी उसी तरह का असर पड़ता है? जो ज्योतिष में नहीं मानते हैं, जो ग्रहों की स्थिति को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, या उनका विश्वास ही नहीं ज्योतिष में, तो ज्योतिष एक धारणा मात्र है उन लोगों के लिए? देखिए, क्या है, जड़ में भ्रम एक ऐसी चीज है ना जो आपके विकास में बाधा, जो सबसे बड़ी समस्या किसी भी व्यक्ति की होती है वो होती है भ्रम। नहीं जानना किसी चीज को सबसे बड़ी कमी होती है। ज्योतिष को सबसे पहले तो लोगों ने धर्म से जोड़ दिया है। इसलिए धर्म से जोड़ दिया है कि जैसे क्या होता है, यूनानी है, यूनानी दवा का नाम, मैं बार बार मेडिकल सेक्शन का उदाहरण से देता हूं कि उससे बड़ा कोरिलेट करता है। लोग, हमारे दर्शक समझ पाएंगे जिस तरह की आप अब सपोज करिए कि यूनानी है, तो यूनान से चीजें आई, तो अब उसको लोग जोड़ लिए कि ये तो वहां की विधि है। हकीम कोई चीज बताएगा तो लोग सोचेंगे ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। आयुर्वेद का कोई व्यक्ति चीज बताएगा तो सोचेंगे हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि गेहूं पूरे दुनिया में खाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका कोई प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया तो बोलेंगे नहीं वो तो ठीक नहीं है क्योंकि वो हिंदू धर्म से। ज्योतिष का जो खोज हुई, जो ज्योतिष पे जो काम किया गया, वैसे तो लगभग देखा जाए इतिहास तो हर धर्म में लोग सितारों का अध्ययन किए हैं अलग अलग शब्दों में से। वीनस को
आप देखेंगे तो शुक्र को जो है वो गॉडेस ऑफ लव के रूप में जो है, प्यार की देवी के रूप में होता है हमारे दर्शकों का भी, प्यार की देवी के रूप में जो है वो मान्यता विदेशों में भी है जो है वो। और हमारे यहाँ भी शुक्र जो है वो कामदेव के रूप माने जाते हैं जी। भौतिक सुख सुविधाओं के। तो खोज हर जगह हुई, लेकिन जो ज्योतिष शब्द है या जो ग्रह नक्षत्र सितारों का वार नक्षत्र करण पर आधारित जो ज्योतिष के 5 अंग है, उस पर जो अध्ययन हुआ, शोध हुआ, वो भारत में हुआ, भारत की देन है, वैदिक काल की देन है। वैदिक का 6ठा अंग है, वेदों का 6ठा अंग ज्योतिष है। तो इस कारण जो है उसको लोगों ने हिंदू धर्म से जोड़ लिया। जबकि अगर देखा जाए तो ज्योतिष में कुंडली बनाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो सिर्फ जन्म स्थान, जन्म की तारीख, स्थान और जो है समय। उसमें ये नहीं पूछा जाता कि आप विंस्टन चर्चिल हैं, कि आप दीपक दुबे हैं, कि आप दिशा विद्यार्थी हैं, न कि आप कायस्थ हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप अग्रवाल हैं। कुछ नहीं पूछा जाता, नाम तक नहीं पूछा जाता कि नाम क्या है। तो वो एक जैसे वो अब फिर यहाँ पे मैं लाऊंगा, ब्लड जैसे अब निकाला जाता है तो उसमें टेस्ट में थोड़ी पता हीमोग्लोबिन है मुसलमान का है कि हिंदू का है कि ईसाई का है, क्रिश्चियन का है। तो सर ज्योतिष बिल्कुल इस तरह से चीज है जिसका किसी धर्म से सीधा संबंध नहीं है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। चूंकि सनातन धर्म में इसकी खोज हुई, वैदिक काल में हुई, भारत में हुई, तो लोगों ने इसको धर्म से कनेक्ट कर दिया कि ये हिंदू धर्म की चीज है, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। अब आजकल पूरे देश विदेश में हर जगह लोग धीरे धीरे मानने लगे एस्ट्रोलॉजी को। तो कोई अगर हिंदू धर्म से नहीं है या इससे जितने भी कनेक्टेड रिलीजन हम कह सकते हैं जिनमें इस तरह की परंपरा है, तो उन व्यक्तियों की भी अगर हम कुंडली बनवाएं तो क्या उनका भी भाग्य के बारे में बताया जा सकता है, उनके आगे आने वाले समय के बारे में बताया जा सकता है? मैंने कहा ना कि इसका धर्म जाति से कोई लेना देना ही नहीं है। जी। ये मेडिकल साइंस की तरह है जिससे कोई लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी में कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति। उसमें तो लिंग तक नहीं पूछा जाता। बिल्कुल। कुंडली बताते समय किसी भी आप सॉफ्टवेयर भी, सभी लोग दर्शक ग्लोबली अगर आप जाएं तो मेल फीमेल लिखा रहता है कि वो चार्ट में नाम के साथ आ जाए। अदरवाइज आप नाम में ए लिख दीजिए, बे लिख दीजिए। ए लिख करके आप जन्म तारीख, समय और प्लेस डालिए और थोड़ी देर बाद नाम को बी लिख दीजिए, कुंडली वही बनेगी। सी लिख दीजिए, इधर मेल सेलेक्ट कर लीजिए, उधर फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, कुंडली वही बननी है आपकी। तो ज्योतिष का किसी भी धर्म, लिंग, जाति से कोई मतलब नहीं है। यह एक ऐसी विधा है जिसको दुनिया के किसी भी कोने पर, हाँ एक चीज जरूर है जो जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी लंबी चर्चा है, मतलब हम लोग की चर्चा लंबी चलने वाली है, कि ज्योतिष में जो कुछ तथ्य गलत होते हैं कई जगहों पर। क्या गलत होते हैं कि ज्योतिषी को देश, काल और परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे सामान्य उदाहरण है कि कुंभ लग्न का कोई व्यक्ति जन्म लेगा, अभी इस पर आएंगे हम लोग आगे चल के, तो ज्योतिष में कई जगह रंग लिखा जाता है। कुंभ लग्न का है, शनि बैठे हैं तो श्याम वर्ण होगा, कोई सांवला होगा, काला होगा। अब ये देखिए, अब देश काल परिस्थिति का ज्ञान नहीं होगा तो कोई रसिया में, कोरिया में, जापान में पैदा होगा तो वो चाहे कितना भी कुंभ लग्न हो, वो जल्दी काला नहीं होगा। ठीक है। और अगर वो व्यक्ति कहीं केनिया में जन्म ले रहा है, युगांडा में जन्म ले रहा है, तो कितना भी कर्क लग्न हो, एकदम चंद्रमा बैठे हों, लेकिन वो गोरा जल्दी नहीं होगा। उसके नयन नक्श में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तो ये रंगों को लेकर के, कुछ खान पान को लेकर के, कुछ चीजों में थोड़े बहुत भेद आपको मिलेंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में विद्वान कहते हैं कि एक ज्योतिषी को देश, काल और परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए प्रेडिक्शन करने से पहले, अन्यथा प्रेडिक्शन फिर गलत होता है। बिल्कुल। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पे थोड़ी सी भ्रम भ्रांति होती है, उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। दीपा जी, हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कह लीजिए या जो ये कला है, या ये इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है अगर ये धर्म से संबंधित नहीं है? देखिए, विज्ञान की अभी तक मनोविज्ञान को पूर्ण विज्ञान का दर्जा हासिल नहीं है। ठीक है ना। अब क्योंकि आप भी अध्ययन अध्यापन से हो, मैं भी साइको ऑनर्स हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो मेरी भी जो अध्ययन है उस हिसाब से अभी भी साइकोलॉजी को पूर्ण विज्ञान का दर्जा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन होता है और कुछ परसेप्शन होता है जी। मानव बिहेवियर जो है वो हमेशा कर्म पर आधारित है, व्यवहार और परिस्थिति पर भी आधारित है। ज्योतिष के दो मुख्य अंग हो जाते हैं, एक होता है कैलकुलेटिव, वहां तो साइंस का काम है, एक है प्रेडिक्टिव। तो जो प्रेडिक्टिव है वो चेंज होता है कर्म के हिसाब से। सूर्य इतने बजे, इस तारीख को इतने बजे यहां रहेंगे, वो तो कैलकुलेशन है, वो हमेशा वहां मिलेंगे आपको, ये कैलकुलेशन है, गणितीय चीजें हो गई।
लेकिन सूर्य इस राशि में इस लग्न पर आएंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे, ये व्यक्ति तो पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता है, क्योंकि सोच कर्म हमारी जो है वो अलग अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं, वातावरण अलग होता है, वहां की प्रकृति अलग होती है, तो वहां के उन चीजों में परिवर्तन आता है। तो प्रेडिक्शन जो है वो एक तरह से साइंस का पार्ट, इसीलिए शास्त्र शब्द कहा, ज्योतिष शास्त्र कहा गया है, विज्ञान नहीं। विज्ञान कई लोग बोलते हैं, कई मैं देखता हूं कि बिल्कुल साइंटिफिक है, उनको ये भी नहीं पता कि साइंस क्या है एक्चुअल में, खुद भी पता नहीं साइंस बैकग्राउंड, क्योंकि साइंस में तो हम चीजों को प्रूव करते हैं ना, और जो चीज कर्म आधारित है वो प्रूव कैसे होगी। आज आपका ही बिहेवियर सवेरे कुछ और हो सकता है, दोपहर में कुछ और हो सकता है, तो उसको कैसे सिद्ध करके, इसीलिए ज्योतिष में हमेशा कहते हैं, ज्योतिष में मेरे तो साइट पे भी मैंने लिख रखा है कि ज्योतिष कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, सर ने जो खास बात कही, हमारे हिसाब से ये पहली मुलाकात नहीं, लेकिन सर के साथ पहले की भी जान पहचान है, मुलाकात है। सर जितनी बातें बताते हैं वो बहुत खास होती है ज्योतिष क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप देखें सर ने अभी जो बात कही कि वो विज्ञान पूरा नहीं है, और हम लोग कैलकुलेशन को देखते हुए मानते हैं कि अगर किसी ने हमें कहा कि अगर आपकी कुंडली सही है, आपका समय सही, जन्म स्थान सही है, तो आपका जो भी प्रेडिक्शन होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। लेकिन सर जैसा बता रहे कि ज्योतिष शास्त्र में कर्म का भी उतना ही महत्व है, तो आप इस भ्रांति से बाहर निकलें। और इसी सवाल को सर आगे बढ़ाते मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, कई दर्शक हमसे हमारे सवाल करते हैं जिनके पास उनकी कुंडली नहीं है, क्योंकि अगर उनको अपना जन्म स्थान नहीं पता है, समय नहीं पता है, तो क्या उनकी कुंडली किसी आधार पर बनाई जा सकती है, या फिर वो क्या तरीके हो सकते हैं कि वो अपनी किसी अगर ज्योतिषी के पास जाना चाहते हैं, किस आधार पर उनकी विवेचना की जाए? देखिए, कुंडली के बगैर जो हम लोग भी प्रयोग करते हैं कई बार कि जन्म जो है वो डिटेल नहीं है, जन्म का विवरण नहीं है, तो दूरी बढ़ती जाती है, एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। ओके। प्रश्न कुंडली का सहारा हम लोग लेते हैं कि भाई आप आए तो कितने बजे आए, टाइम क्या था जी, उस समय कौन से नक्षत्र थे, कौन सी राशि थी, क्या ग्रहों का मूवमेंट था, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे प्रेडिक्शन होता है इस आधार पर। बहुत से विशेषज्ञ हैं जो हस्तरेखाओं के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं, न्यूमरोलॉजी पे करते हैं, कितने लोग तो बहुत से स्वर विज्ञान है, आपकी कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना चल रहा है कि बायां चल, ये अलग अलग शास्त्र, लेकिन ये ज्योतिष के अंग नहीं है। और कुंडली अगर नहीं है तो फिर लक्षण पर आधारित उपाय बताए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई ये कह रहा हो क्या पता नहीं क्या हो गया, 6 महीने से मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा, तो एक अनुभवी ज्योतिषी है होगा, वो समझ जाएगा कि इसका भाग्येश और भाग्य कहीं गड़बड़ इस समय चल रहा है, गोचर में या तो उस तरह का योग बन रहा है या मांदी टाइप का योग बन रहा है कि काम आपके हो नहीं रहे। तो एक अनुभवी ज्योतिषी है, जैसे होता है ना कि आप एक अनुभवी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और आप लक्षण बताएंगे तो वो बिना टेस्ट किए अगर अनुभवी है तो बता सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। अब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो उस आधार पर वो दवाएं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है और उसमें कई बार प्रयोग हो जाता है कि उसमें प्रयोग करना पड़ सकता है कि चलो ये देखे, अच्छा ये नहीं था तो अब ये हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी जितनी दूरी बढ़ेगी, आप जैसे आप होता है ना कि भाई आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है तो आप एग्जैक्ट वहां पे काम कर पाओगे। आपके पास एक परसेप्शन है तो परसेप्शन वाले काम में सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, वहां पर प्रोबेबिलिटी हम मानेंगे कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। काम वहां भी होता है लेकिन अन्य विधाओं का फिर प्रयोग करना पड़ता है जिसमें कि एक्यूरेसी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब वहां पे जो जितना अनुभवी होगा वो उसको ले लेगा। जैसे अब कोई हम लोगों को बोलता है कि मुझे मेरा सेहत बहुत मेरी खराब चल रही है या बचपन से ही बच्चे की सेहत खराब चल रही है, तो मुझे कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे 90% पता है कि इसका लग्नेश ठीक नहीं है और इसका चंद्रमा कमजोर है। तो वो लेकिन वो अब कोई अनुभवी जो होगा वही, जिसके पास जितना अनुभव होगा वही उसको सुनते ही पकड़ लेगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो इसी पे एक सवाल और करना चाहूंगी मैं पंडित जी आपसे। हमारे एक दर्शक उन्होंने पूछा था कि क्या हस्तरेखा और अंक शास्त्र ये भी ज्योतिष का हिस्सा है? नहीं, ज्योतिष के जो अंग हैं वो 5 अंग हैं, नक्षत्र है, करण है, योग है, वार है, तिथि है, ये 5 चीजें हैं। और ज्योतिष में जो और उसके अलावा जो चीजें चर्चा होती हैं वो ग्रह नक्षत्र पर आधारित होती है। इसमें हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी ये नहीं, न्यूमरोलॉजी को लोग कनेक्ट कर दिए हैं लेकिन इंक्लूड नहीं है उसके अंदर कि एक नंबर इनको रिप्रेजेंट करता है जी।
ठीक है ना जी। एक और पहला में अंतर होता है। हम कहें कि ये प्रथम है और एक है, दोनों में भेद है ना। बिल्कुल है जो प्रथम है वही एक हो, ये नहीं कहा जा नहीं सकता। कहा जा सकता। ठीक है, तो ये एक यही है, ये तो एक की खोज बाद में हुई, सूर्य की खोज पहले है। जी जी। तो इस वजह से लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है कि 8 है तो ये शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन शनि एक्चुअल में 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैसे इसमें भेद हो सकता है, विवादित मुद्दा है। जो न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे वो बोलेंगे हमको काट रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य किसी को काटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी शास्त्रों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनकी अपनी उनके अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी गणनाएं हैं, तो हम किसी पे वो नहीं कर रहे, लेकिन वो ज्योतिष का हिस्सा नहीं है। ये तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी हो, अंक शास्त्र है, चाहे हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे टैरो है, ये जितनी चीजें हैं ये ज्योतिष की विधाएं नहीं, ये अलग कैटेगरी ये अलग अलग विधाएं। तो सर इसी पे एक और सवाल है कि अगर हम कुंडली और भाग इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं तो ग्रह जो उनकी चाल होती है वो कितने हद तक हमारे जीवन की घटनाओं को एक तरह से कंट्रोल करते हैं या उन पे इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव रहता है, कितने हद तक प्रभाव रहता है? ये थोड़ा सा आपने लंबा प्रश्न पूछा और हम आगे चर्चा करते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि आज का समय पूरा हो रहा है, तो ग्रह का जीवन पर क्या प्रभाव होता है, उस पर क्या उनकी चालों का प्रभाव हमारे जीवन पर है, क्या एक्चुअल में कई बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा देश के लोग जो हैं वो अलग विधाओं के हैं, तो वो कमेंट के रूप में मैंने सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि वो भी वैदिक काल के ही किसी क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देते हैं, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो कि शनि जो है इतना दूर रहे है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो बैठ जाएगा तो मर जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। उसको समझने की आवश्यकता है कि शनि का तात्पर्य है क्या एक्चुअल में। ग्रह का मतलब कोई भूत प्रेत या कोई चीज आकर के आपको नहीं, ग्रहों का मतलब होता है उससे संबंधित ऊर्जा, उससे संबंधित एनर्जी। आपकी बॉडी, आपकी सोच, आपका शरीर एक एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। थॉट भी एक एनर्जी है, विजन भी एक एनर्जी है, एक्सप्रेशन भी एक एनर्जी है। तो किस तरह की एनर्जी का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में है, 9 ग्रह जो है 9 तरह की एनर्जी, सोच, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखा तो वो प्रभाव होता है। जी, आजकल लोग बहुत कहते हैं कि मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो मेरा काम नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन के संचालन में प्रभाव डालती है। लेकिन समझ चाहिए उसको समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आज की चर्चा को हम लोग मेरे ख्याल से, पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों के इतने जो बेहद खास सवाल थे, आम भी थे लेकिन खास भी थे, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है या एक मुद्दा आप कह लीजिए कि लोगों के पास ज्ञान का काफ़ी अभाव है, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करते हैं। हम कुछ उपाय करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सही ज्ञान नहीं होता है। तो अगर आपको आज की ये ज्योतिष चर्चा पसंद आई तो हमारे चैनल को, दीपक दुबे जी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सवाल हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और अगले एपिसोड में सर हम फिर आपसे मुखातिब होंगे और ये ज्योतिष चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।